दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी और क्राउडिंग आउट इफेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जैसे आईएसएलएम फ्रेमवर्क, लिक्विडिटी ट्रैप, रिकार्डियन इक्विवेलेंस, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल एंड क्राउडिंग इन इफेक्ट। हम देखेंगे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंटरेस्ट रेट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आउटपुट और नेट एक्सपोर्ट को कैसे अफेक्ट करती है। साथ ही मोनेटाइज्ड डेफिसिट, यील्ड कर्व स्टेपनिंग, रेशनल एक्सपेक्टेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउडिंग आउट को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। यह पूरा टॉपिक यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएससी इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, न्यूमेरिकल एंड कंसेप्ट सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के आखिर में होंगे यूजीसी नेट जेआरएफ लेवल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिन्हें आपको सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट में बताना है। देखते हैं आपके कितने आंसर सही हैं। तो करते हैं फिस्कल पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट इफेक्ट, आईएसएलएम फ्रेमवर्क। कोर थीम हम इसके देखेंगे। गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग कैन अफेक्ट, जो गवर्नमेंट की डेफिसिट स्पेंडिंग है वो किस चीज को अफेक्ट करती है। पहली बात तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का डेफिसिट कब होता है, जब गवर्नमेंट की जो खर्चा होता है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है वो ज्यादा हो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, तो उस केस में एक डेफिसिट क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग, और जो कि अफेक्ट किसको करती है, इनकम और आउटपुट को, इंटरेस्ट रेट को, इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, एक्सचेंज रेट्स को, नेट एक्सपोर्ट्स को। इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन, और इम्पैक्ट किस चीज पे डिपेंड करता है कि मनी डिमांड इलास्टिसिटी पे, कैपिटल मोबिलिटी पे, एक्सचेंज रेट रिजाइम, पब्लिक एक्सपेक्टेशन, फाइनेंसिंग मेथड, बॉन्ड वर्सेस मनी क्रिएशन। अब हम सबसे पहले देखेंगे आईएसएलएम फ्रेमवर्क एंड पार्शियल क्राउडिंग आउट। जो फिस्कल एक्सपेंशन है उसकी वजह से क्या होता है, आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट होएगा राइट की तरफ जब फिस्कल एक्सपेंशन होएगा। कहने का मतलब गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू वगैरह उसका एक्सपेंशन होगा, स्पेंडिंग का एक्सपेंशन होने पे आईएस कर्व राइट को शिफ्ट होएगा, जिससे इनकम जो है वो बढ़ेगी और इंटरेस्ट रेट भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होगा वो डिक्रीज होएगा पार्शियल। तो देखो फिस्कल एक्सपेंशन, देखो फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और टैक्स से और स्पेंडिंग से, है ना। तो फिस्कल एक्सपेंशन का मतलब गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा तो जो आईएस कर्व है जो वो शिफ्ट होएगा राइट की तरफ, जिसकी वजह से इनकम जो होगी वो इंक्रीज होगी और जो इंटरेस्ट रेट होएगा वो इंक्रीज होएगा, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्रीज होएगा, आउटपुट जो है स्टिल राइजिंग। ओवरऑल मतलब क्या होगा, पार्शियल क्राउडिंग आउट इफेक्ट होएगा ओवरऑल। देन हम देखेंगे लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में। लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में, मनी डिमांड जो होगी परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक होगी। लिक्विडिटी ट्रैप वाला केस है, उसके अंदर जो मनी डिमांड होगी वो कैसी होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। मतलब जैसे कि ये मान लो ये इंटरेस्ट रेट है, वाई एक्सिस इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है, ये आउटपुट को शो कर रहा है, ये जो है ये एलएम कर्व है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। एलएम कर्व किधर, ये हॉरिजॉन्टल होगा एक्स एक्सिस से, मतलब परफेक्टली कि जो मनी की डिमांड है वो क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी, है ना। एलएम कर्व जो होगा इस केस के अंदर, एलएम कर्व हॉरिजॉन्टल होगा एट लो इंटरेस्ट रेट, एक लो इंटरेस्ट रेट पे, जिसे कह सकते हो फ्लोर ऑफ इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हो एक तरीके से। उस इंटरेस्ट रेट पे जो एलएम कर्व होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। फिस्कल एक्सपेंशन, इंटरेस्ट रेट डज नॉट राइज, मतलब फिस्कल एक्सपेंशन जब होगा तो इंटरेस्ट रेट है ना, इस केस के अंदर मतलब जब जो क्राउडिंग मतलब जो एलएम कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल है ना। और फिर फिस्कल जो पॉलिसी है उसके अंदर एक्सपेंशन होने के बावजूद इंटरेस्ट रेट है ना और मतलब राइज नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब क्यों राइज नहीं होगा उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो सपोज मान लो ये है, अब हमें दे रखा है क्या कि एलएम कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना, और आईएस कर्व ये है, ये आईएस कर्व है, ये एलएम कर्व है, ठीक है। अब इसने क्या कह रखा है कि इस केस के अंदर जब एलएम कम हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे जब वो पहुंच जाएगा एलएम कर्व, तो उस केस के अंदर जो फिस्कल एक्सपेंशन, मतलब फिस्कल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जो आईएस कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट होएगा, है ना। तो फिस्कल एक्सपेंशन होने पर भी है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं। इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एलएम कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो ये है मनी डिमांड वो क्या है, परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक है ना। तो कोई क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं होगा, मैक्सिमम मल्टीप्लायर इफेक्ट होएगा इस केस के अंदर,
जीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जो लिक्विडिटी ट्रैप वाला केस है, जब जो इंटरेस्ट रेट होगी जो सीलिंग पे पहुंच जाएगी उससे नीचे नहीं गिरेगी, एक तरीके मतलब फ्लोर पे पहुंच जाएगी उससे नीचे नहीं गिरेगी, उस केस के अंदर जीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होएगा, है ना। और मैक्सिमम क्राउडिंग आउट इफेक्ट के केस के अंदर जो एलएम का होएगा वो वर्टिकल होएगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि भाई है ना, ये लिक्विडिटी ट्रैप वाला केस कब होएगा, जब जो मनी की डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक हो, इंटरेस्ट इलास्टिक हो। एलएम कब, जब हॉरिजॉन्टल होगा, इंटरेस्ट रेट जब बहुत कम होगी, फिजिकल एक्सपेंशन पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी नहीं, कोई क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं होगा, है ना। मैक्सिमम मल्टीप्लायर इफेक्ट होएगा, तो उस केस के अंदर जीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होएगा, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिकार्डियन इक्विवेलेंस के बारे में। तो जो रिकार्डियन इक्विवेलेंस है वो क्या है, बोरोइंग टुडे इज इक्वल्स टू टैक्सेस टुमारो। रिकार्डियन इक्विवेलेंस ये कहता है कि अगर आप आज बोरो करोगे, किसी से उधार लोगे, तो वो जो है ना, जो फ्यूचर के अंदर टैक्स लगेगा, मतलब फ्यूचर पे बर्डन पड़ेगा एक तरीके से। जो रैशनल कंज्यूमर सेव मोर टुडे एंटिसिपेटिंग फ्यूचर टैक्सेस, है ना। जो रैशनल कंज्यूमर होता है वो आज ज्यादा सेव करता है, क्यों सेव करता है, एंटिसिपेट करने के लिए फ्यूचर के अंदर टैक्सेस को। एंटिसिपेट का मतलब होता है, एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाना, मतलब अपेक्षा करना, मतलब टू एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट समथिंग बिफोर इट हैपेंस, मतलब ये सोचना कि भविष्य में ज्यादा टैक्स हो जाएगा, उसको एंटिसिपेट मतलब पहले से अनुमान लगाया गया है कि भाई फ्यूचर में टैक्सेस बढ़ जाएंगे, है ना। उस चक्कर में जो एक रैशनल कंज्यूमर होता है वो ज्यादा सेव करने लग जाता है ना। डेफिसिट स्पेंडिंग के बारे में हम बात करें, डेफिसिट एक्सपेंडिंग हैज नो रियल इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। तो इसका हमें ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ जाए कि भाई डेफिसिट एक्सपेंडिंग जो है वो उसका रियल इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड पे, तो कोई भी रियल इफेक्ट नहीं होता, किस पे, एग्रीगेट डिमांड पे, किसका, डेफिसिट स्पेंडिंग का। देन हम बात करेंगे क्राउडिंग इन इफेक्ट, हमने बात करी थी अभी तक क्राउडिंग आउट इफेक्ट की, अब हम बात करेंगे क्राउडिंग इन इफेक्ट की। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राउडिंग इन इफेक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करती है, जिससे क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट कैपिटल जो होती है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। एग्जाम्पल जैसे रोड, पोर्ट्स, पावर, इंटरनेट एक्सेट्रा। तो मतलब अगर गवर्नमेंट अगर खर्च करे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिससे जो प्रोडक्टिविटी होती है प्राइवेट कैपिटल की, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, वो बढ़ती है। जैसे रोड में इन्वेस्ट करे, इंटरनेट वगैरह में इन्वेस्ट करे, तो उसके अंदर। देन हम बात करेंगे डेफिसिट फाइनेंसिंग मेथड की। तो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग मेथड है उसके अंदर बॉन्ड फाइनेंसिंग के बारे में हम बात करें, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम मार्केट, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, देखो इस केस के अंदर है ना, जो बॉन्ड फाइनेंसिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है बॉन्ड्स को। जब गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है मार्केट से, तो वो बॉन्ड्स को इशू कर देती है। अब बॉन्ड्स है ना, मार्केट के अंदर क्या होंगे, जो बॉन्ड्स होंगे उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, और हमें पता है कि अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, मतलब तो इसका मतलब क्या होगा, सप्लाई बढ़ गई, इसका मतलब बॉन्ड की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हमें पता है कि बॉन्ड की प्राइस और जो है इंटरेस्ट, उसका क्या नाता है, वो इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। इसका मतलब अगर बॉन्ड की प्राइस घट रही है तो जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या होगा, वो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो यहाँ से हमने बता कर दिया कि भाई गवर्नमेंट अगर बोरो करेगा मार्केट से, मतलब बॉन्ड्स को इशू करवा के बॉन्ड की प्राइस गिर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। पॉसिबल क्राउडिंग आउट, और उस केस के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो है ना, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से क्या होता है ना, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन पर्सन होते हैं, वो लोन नहीं ले पाते, क्योंकि ज्यादा मतलब महंगे इंटरेस्ट रेट पे कौन लोन लेगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से वो कुछ समय के लिए है ना, लोन या फिर जो भी होता है उसको रोक देते हैं लेने, मतलब लोन वगैरह नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्रिएट होता है, मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगर बिजनेस पर्संस, इन्वेस्टर्स अगर लोन नहीं लेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होएगा वो डिक्रीज हो जाएगा इस केस के अंदर, इसलिए इस इफेक्ट को कहा गया है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, है ना। नेक्स्ट अब बात करते हैं मनी फाइनेंसिंग, मोनेटाइजेशन। डेफिसिट फाइनेंस्ड बाय मनी क्रिएशन, वो डेफिसिट जो मनी क्रिएशन से फाइनेंस किया जाता है, उस केस के अंदर जो एलएम का होगा वो किधर शिफ्ट होएगा, राइट की तरफ शिफ्ट होएगा एलएम का, है ना। मॉनेटरी बेस जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा,
इंटरेस्ट रेट प्रेशर रिड्यूस, इंटरेस्ट रेट पे जो प्रेशर होएगा वो रिड्यूस हो जाएगा और क्राउडिंग आउट मिटिगेटेड, तो उस केस के अंदर क्राउडिंग आउट मिटिगेट हो जाएगा। मिटिगेटेड का मतलब होता है कि कम किया गया, हल्का किया गया, मतलब जो क्राउडिंग आउट होता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो लॉस होता है उसको कम हो जाता है वो, मतलब कहने का मतलब इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के ऊपर, तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा स्टेबल ही रहेगा, जिस कारण जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होएगा वो हट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा एक तरीके से। तो मनी फाइनेंसिंग एक तरीका है, मनी फाइनेंसिंग और मोनेटाइजेशन भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये है, इसके अंदर जो घाटा होता है उसको फाइनेंस किया जाता है किससे, मनी की क्रिएशन से, है ना, और एलएम का शिफ्ट होता है, मॉनेटरी बेस बढ़ जाता है और इंटरेस्ट रेट पर प्रेशर कम होता है, इन चीजों के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंडल फ्लेमिंग मॉडल की। तो जो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है वो एक ओपन इकोनॉमी, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है। जो फिजिकल एक्सपेंशन जब होगा इसके अंदर, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, जब गवर्नमेंट का खर्चे बढ़ेगा, स्पेंडिंग बढ़ेगी, गवर्नमेंट बोरो करेगा मार्केट से, बॉन्ड की प्राइस, मतलब बॉन्ड की सप्लाई बढ़ेगी, बॉन्ड की प्राइस गिरेगी और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब एक तरीके से बहुत लंबी प्रोसेस है ना। देन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कैपिटल जो इनफ्लो है वो बढ़ जाएगा। अब ध्यान रखना, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है एक इकोनॉमी के अंदर, तो जो कैपिटल इनफ्लो है ना, मतलब कैपिटल जो इनफ्लो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, बाहर वाले इन्वेस्टर वगैरह, वो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, बिजनेस पर्सन जो होते हैं, वो अगर जिस कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट हाई है उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा रिटर्न्स मिले, तो कैपिटल का क्या होगा, इनफ्लो होगा इस केस के अंदर। देन हम बात करें करेंसी जो होगी वो अप्रिशिएट होगी, मतलब करेंसी अप्रिसिएशन इंक्रीजेस, क्यों, देखो फॉरेनर्स या फिर कोई भी है ना इन्वेस्ट करेगा कंट्री के अंदर, तो वो क्या करेगा, जो डोमेस्टिक कंट्री है उसकी करेंसी को लेगा, डोमेस्टिक करेंसी को लेने के लिए वो अपने जो पैसा है फॉरेन करेंसी उसको कन्वर्ट करवाएगा, है ना, तो इकोनॉमी के अंदर जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके अंदर क्या होगा, फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये जो वैल्यू है, जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो अप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि फॉरेनर्स वगैरह है उनको, उनके अंदर डिमांड बढ़ गई, और जब ये पता है ना, जब डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज की तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है, तो अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी जब डिमांड बढ़ेगी, है ना, कैपिटल इनफ्लो जब होगा, जब डिमांड बढ़ जाएगी, तो जो करेंसी है उसका अप्रिसिएशन हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नेट जो है एक्सपोर्ट वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब नेट एक्सपोर्ट डिक्रीज क्यों होगा, अगर अपनी जैसे कि मान लो $1, एक सपोज करो $1 है, उसकी वैल्यू जब 70 रुपीज थी, है ना, तब, और जब उसकी वैल्यू मतलब है ना, जब अपनी जो करेंसी है उसका अप्रिसिएशन हुआ, तो है ना $1 की वैल्यू कितने के बराबर पहुंच गई, 60 के बराबर, मतलब पहले जो वो था, पहले जो फॉरेनर्स थे वो $1 में 70 रुपए का सामान खरीद सकते थे, लेकिन जो अब है मतलब इस तरीके से, जो 60 रुपीज होने पे जो फॉरेनर्स हैं वो कम सामान खरीद पा रहे हैं, तो जब वैल्यू का एप्रिसिएशन होता है ना, तो उस केस के अंदर क्या होता है, कम वैल्यू खरीद पाते हैं, तो जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। देन कंप्लीट क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑफ नेट एक्सपोर्ट्स, तो पूरी तरीके से क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है नेट एक्सपोर्ट का, नॉट नेसेसरीली डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, जरूरी नहीं है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, मतलब जो एक्सपोर्ट्स होता है, मतलब जो क्राउड एक्सपोर्ट होता है उसका पूरा कंप्लीट क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट हो जाता है, कहने का मतलब नेट एक्सपोर्ट गिर जाता है ना, क्राउडिंग आउट ऑफ नेट एक्सपोर्ट का मतलब कि नेट एक्सपोर्ट गिर गया, और जरूरी नहीं है ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरेस्ट सेंसिटिविटी ऑफ क्राउडिंग आउट, मतलब जो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी है और क्राउडिंग आउट है इनके बीच में रिलेशंस देखते हैं हम। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जो क्राउडिंग आउट है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टीप एलम कर्व पे, है ना, मोर क्राउडिंग आउट, एक स्टीपर एलम कर्व के अंदर है ना ज्यादा क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, ये हमने ये चीज देखी थी, देखो हमने बात किया था जब लिक्विडिटी ट्रैप होएगा तो एलम कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, एलम कर्व हॉरिजॉन्टल होगा, इस केस के अंदर जो फिजिकल, मतलब जो फिजिकल एक्सपेंडिंग होगी, पॉलिसी का एक्सपेंशन होगा फिजिकल का, मतलब आईएस कर्व जब राइट को शिफ्ट होएगा,
तब भी जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा नहीं। मतलब अगर गवर्नमेंट का खर्चा स्पेंडिंग बढ़ने के बावजूद जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, तो उस केस के अंदर क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट कितना होता है, 0 होता है इसके अंदर, कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे, मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो मनी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस केस के अंदर सबसे कम इंटरेस्ट रेट होता है। ये एक तरीके से मान लो इंटरेस्ट रेट का फ्लोर है। अब दूसरा वाला केस क्या हो गया कि भाई मैक्सिमम क्राउडिंग आउट इफेक्ट कब होएगा, जितना ज्यादा स्टीपर एलएम कर्व होएगा उतना ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होएगा। इस चीज का ध्यान रखना है ना। जो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी इन्वेस्टमेंट, देखो ये क्या है, एलएम कर्व का वर्टिकल कर्व है, ठीक है। तो अगर वर्टिकल होएगा तो फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट होएगा इसके अंदर, मतलब पूरी तरीके से क्राउडिंग आउट इफेक्ट होएगा कि गवर्नमेंट की थोड़ी सी स्पेंडिंग पे भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज अमाउंट में डिक्रीज होएगा, एक तरीके से ये कह सकते हो आप। इंटरेस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्गर इंटरेस्ट सेंसिटिव जो इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रॉन्गर क्राउडिंग आउट इफेक्ट बताता है। हॉरिजॉन्टल एलएम कर्व 0 क्राउडिंग आउट इफेक्ट, हमने अभी बोला था कि भाई जब हॉरिजॉन्टल एलएम कर्व होगा तो लिक्विडिटी ट्रैप होएगा, उस केस के अंदर जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट होएगा वो 0 होएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी लोएस्ट पे है और राइज नहीं करेगी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे भी। देन हम बात करेंगे लो लार्ज डेफिसिट प्लस लो इंटरेस्ट रेट, ज्यादा डेफिसिट और मतलब ज्यादा घाटा या कम, है ना, ज्यादा घाटा और कम इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे। पॉसिबल व्हेन प्राइवेट सेविंग्स वर आर वेरी हाई एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड इज वीक। तो देखो ज्यादा घाटा और कम इंटरेस्ट रेट हो वो वाला केस भी पॉसिबल है, और वो केस कब पॉसिबल है, जब जो प्राइवेट सेविंग्स है वो बहुत ज्यादा हो, है ना, इन्वेस्टमेंट से भी, मतलब इन्वेस्टमेंट की डिमांड बहुत कम हो, जो लोग हैं वो है ना ज्यादा मतलब कैश होल्ड करके रख रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में भी है ना ज्यादा डेफिसिट होएगा और कम इंटरेस्ट रेट होएगा। एग्जाम्पल क्या है, जापान टाइप सिचुएशन, है ना, और गवर्नमेंट बोरिंग डज नॉट नेसेसरली पुश रेट्स अप इफ सेविंग इंक्रीजेस, इफ सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट डिमांड। मतलब देखो गवर्नमेंट की जो बोरिंग है उसका भी ज्यादा प्रभाव नहीं आएगा इंटरेस्ट रेट पे, क्यों, क्योंकि सेविंग्स जो है वो ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो मतलब है ना गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए घटाए मतलब ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि सेविंग अभी ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से। देन हम बात करते हैं यील्ड कर्व स्टीपनिंग, हाँ, हैवी सर्वे बोरोइंग, इसके अंदर क्या कह रखा है कि वही हैवी सोवरेन बोरोइंग की वजह से जो यील्ड कर्व होएगा वो स्टेपन होएगा। व्हाई, क्योंकि इन्वेस्टर डिमांड हायर टर्म प्रीमियम एंड इन्फ्लेशन प्रीमियम स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। देन हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर रेशनल एक्सपेक्टेशंस, इफ अगर फिजिकल एक्सपेंशन होएगा फुली एंटिसिपेटेड, है ना, उस केस के अंदर क्या होगा, रियल आउटपुट इफेक्ट जो होगा वो 0 होएगा। अब उसका 0 होने का कारण क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटिसिपेट का मतलब तो हमें पता ही है कि पूर्व अनुमान लगाना एक तरीके से। तो अगर फिजिकल एक्सपेंशन का पहले ही पूरी तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है तो उसके केस के अंदर क्या होगा, जो रियल आउटपुट पे जो प्रभाव होगा, मतलब एग्रीगेट डिमांड पे जो प्रभाव होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो पीपल होंगे वो एडजस्ट कर लेंगे इमीडिएटली, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ऑफसेट करेगी डिमांड की इफेक्ट को। इस केस के अंदर जो पॉलिसी इनफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन, तो मतलब जो पॉलिसी वगैरह है एक्सपेंशन, फिजिकल एक्सपेंशन, उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा रियल आउटपुट इफेक्ट मतलब एग्रीगेट डिमांड पे, क्योंकि लोग है ना पहले से ही, अगर उन्हें पता है नेशनल एक्सपेक्टेशन है, पहले से ही पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो पहले से ही एडजस्ट कर लेंगे अपने उसको, एग्रीगेट जो सप्लाई है वो डिमांड को ऑफसेट कर लेगी। सो इस केस के अंदर पॉलिसी इन इफेक्टिवनेस होता है। ये एक न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। देन अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट, मतलब जो कितने टाइप के क्राउडिंग आउट होते हैं। देखो पार्शियल क्राउडिंग आउट होता है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट फॉल्स पार्शियली और आउटपुट स्टिल राइजेस, मतलब इन्वेस्टमेंट पार्शियली फॉल करेगा और आउटपुट राइज होएगा। फुल क्राउडिंग आउट इफेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट फॉल्स फुल्ली और कोई भी आउटपुट राइज नहीं होगा। जीरो क्राउडिंग आउट इफेक्ट में नो फॉल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। क्राउडिंग इन के अंदर होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है स्टिमुलेट करे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, उसका मतलब होता है क्राउडिंग इन। अब हम देखेंगे
हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फिस्कल एक्सपेंशन इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग परिस्थितियों में फिस्कल एक्सपेंशन का इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले सिचुएशन हमें दे रखी है, नॉर्मल आईएसएलएम होगा तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने पे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, पार्शियली डिक्रीज हो जाएगा, आउटपुट फिर भी बढ़ेगा जब नॉर्मल होंगे आईएसएलएम का, है ना। देन अगर लिक्विडिटी टैप होगा, मतलब एलएम का हॉरिजॉन्टल होगा, तो जो इंटरेस्ट रेट होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी चेंज नहीं होगा, आउटपुट बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा। मुंडल फैमिंग के अंदर जो फ्लेक्सिबल ईआर दे रखा है, जिसके अंदर एक्सचेंज रेट दे रखा है, उस केस के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या तो वो फॉल करेगा या फॉल नहीं करेगा, और जो आउटपुट है वो स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज होएगा, और जो नेट एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसके अंदर क्राउड आउट इफेक्ट होएगा, है ना। मोनेटाइज्ड डेफिसिट की बात करें, मनी फाइनेंसिंग की बात करें, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट रेट पे, और है ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कम या फिर ना के बराबर प्रभाव पड़ेगा, और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होएगा। हाई यील्ड एग्जाम कंसेप्ट को हम क्विक रिकॉल देख लेते हैं। जो आईएस कर्व अगर राइट में शिफ्ट होएगा मतलब फिस्कल एक्सपेंशन, एलएम कर्व अगर अपवर्ड शिफ्ट होएगा मतलब लिक्विडिटी टैप, मतलब एक तरीके से हॉरिजॉन्टल होगा। जब एलएम कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा तो लिक्विडिटी टैप होएगा। रिकार्डियन इक्विवेलेंस की बात करें तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस बोरोइंग जो होती है वो फ्यूचर एक्सेस के बराबर होती है। इसके अंदर क्राउडिंग इन इफेक्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट प्रोडक्टिविटी करता है। मोनेटाइज डेफिसिट लोअर क्राउडिंग आउट रिस्क होता है। इसके अंदर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर नेट एक्सपोर्ट क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। देन यील्ड कर्व स्टेपनिंग में हायर टर्म एंड इन्फ्लेशन प्रीमियम होता है। रेशनल एक्सपेक्टेशन में एंटिसिपेटेड पॉलिसी इनइफेक्टेड होती है। देन हम बात करें इंपॉर्टेंट जीआरएफ ट्रैप्स की, तो ये जो ट्रैप्स हैं इसके अंदर जो ये है ये एक रॉन्ग आइडिया है, ये इसके करेक्ट कंसेप्ट है। अगर फिस्कल पॉलिसी के बारे में दे रखा है कि वो इंक्रीज करती है आउटपुट को स्ट्रांगली, तो ये गलत है, क्योंकि जो आउटपुट का इंक्रीज वगैरह है वो डिपेंड होता है एलएम की शेप पे और अदर कंडीशन पे। गवर्नमेंट बोरोइंग जो है वो इंटरेस्ट रेट को राइज करती है, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि ये आइडिया गलत है, क्योंकि नॉट इन लिक्विडिटी टाइप, मतलब हमेशा देखो इसके अंदर, देखो इन केसेस के अंदर ऑलवेज ऑलवेज लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है। मतलब इस टाइप के केसेस जो होते हैं जिसमें बोल रखा है कि भाई हमेशा जो फिस्कल पॉलिसी है वो बढ़ाएगी आउटपुट का, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये एलएम का और बाकी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। अगर कह रखा है कि जो गवर्नमेंट की बोरोइंग हमेशा क्या करेगी, ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी ट्रैप वाले केस के अंदर जब सेविंग्स मतलब ज्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से, उस केस के अंदर जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए। देन हम बात करते हैं क्राउडिंग आउट ओनली अफेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्राउडिंग आउट जो है सिर्फ इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वो अफेक्ट करता है नेट एक्सपोर्ट, एक ओपन इकोनॉमी उसके उसको भी। डेफिशिएंट मोनेटाइजेशन इंक्रीजेस क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अगर जो डेफिशिएंट मोनेटाइजेशन है वो क्या करता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट को इंक्रीज करता है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो जो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग मोनेटाइजेशन है वो उसे रिड्यूस भी कर सके, मतलब इट मे रिड्यूस क्राउडिंग आउट बाय एक्सपेंडिंग मनी सप्लाई। तो जो डेफिशिएंट मोनेटाइजेशन है वो क्राउडिंग आउट को डिक्रीज भी कर सकता है मनी सप्लाई के बढ़ने से। रिकार्डियन इक्विवेलेंस सपोर्ट फिस्कल स्टिमुलस, तो ये गलत है, क्योंकि इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस। रिकार्डियन इक्विवेलेंस है वो न्यूट्रलाइज करती है फिस्कल स्टिमुलस को। जो फिस्कल एक्सचेंज रेट बूस्ट एक्सपोर्ट्स आफ्टर फिस्कल एक्सपेंशन, जो फिस्कल एक्सचेंज रेट है वो बूस्ट करती है एक्सपोर्ट को फिस्कल एक्सपेंशन के बाद में। तो जो करेंसी अगर अप्रिशिएट होगी तो नेट एक्सपोर्ट फॉल होएगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था वो गलत था कि भाई फिस्कल एक्सचेंज रेट के बूस्ट होने से एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, ये गलत था, क्योंकि करेंसी अप्रिशिएट होगी तो नेट एक्सपोर्ट गिर जाएगा। की डायग्राम टू रिमेम्बर आईएस का, जो आईएस है उसका शिफ्ट राइट में होएगा फिजिकल एक्सपेंशन से, एलएम का क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होएगा। नॉर्मल केस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल जब लिक्विडिटी टाइप के अंदर इंटरेस्ट रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एलएम का राइट में शिफ्ट होएगा। मनी फाइनेंसिंग जो मुंडल प्लानिंग जो है उसके अंदर कैपिटल इनफ्लो होएगा, करेंसी का एप्रिसिएशन होएगा, नेट एक्सपोर्ट रिड्यूस होंगे। अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म नॉट जस्ट डेफिनेशन। सो ये हमने थ्योरी पढ़ ली फिस्कल पॉलिसी और क्राउडिंग आउट की आईएसएलएम फ्रेमवर्क से रिलेटेड। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ये 10 क्वेश्चंस यूजीसी नेट लेवल के हैं, फिस्कल पॉलिसी, क्राउडिंग आउट और आईएसएलएम फ्रेमवर्क से रिलेटेड हैं। इन 10 क्वेश्चंस के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके यहीं के यहीं सॉल्व कर सकते हैं।
जब आप इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले तो अपने आंसर्स को कमेंट में शेयर करना। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स पूरे आंसर्स को करेक्टली आंसर करते हैं।